हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गॉड क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या है, ए एन का फार्मूला मैंने आपको समझाया था किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, एस एन का फार्मूले का डेरिवेशन बताया था। तो ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले दो वीडियोस आप देखें, बेसिक सारा आपको समझ में आ पाएगा। बेसिक्स अगर आपका क्लियर होता है तो आगे प्रोसीड करने में आपको बहुत आसानी होती है। तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके वो वीडियो पिछले वाले देखें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, सारी चीज़ें और बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज पहले तो पूरे चैप्टर का मैं बता दूं कि पूरा चैप्टर क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज में। अभी जो अगले दो वीडियोस हम करने वाले हैं, स्पेशली एपी के वीडियोस, वो एपी जो पूरा है वो 3-4 फार्मूलों के ऊपर ही डिपेंड है। बस वही फार्मूले बार बार, कभी आप ये फार्मूला लगाना है, कभी ये लगाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो फार्मूले क्या क्या आपके पास है, एक तो ए एन का फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन डी। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, 10th में भी पढ़ा है तो इससे अवेयर होंगे। nth टर्म फ्रॉम एंड, अगर हम सीक्वेंस में पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एसएन का फार्मूला आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एसएन के दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था ये फार्मूला कैसे बनता है। अब आज का जो वीडियो है वो हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ए एन से रिलेटेड फार्मूलोज पे, ठीक है, या एपी के जनरल क्वेश्चन जो होते हैं। एसएन के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट उसमें कंडक्ट करेंगे। तो आज हम फोकस सिर्फ क्या करते हैं, एन के जो फार्मूले हैं उन पर फोकस करते हैं। मतलब मेनली हम डील करेंगे इस फार्मूले में और इस फार्मूले में। तो अब जब भी आप देखो एन का फार्मूला लगाते हैं तो एन के अंदर चार चीजें हैं। एन के अंदर ए होता है, एन होता है, डी होता है और ए एन होता है। तो इन चारों में से आपको कुछ ना कुछ निकालना होता है। आपको तीन चीजें दी होती हैं, उसमें से आप चौथी चीज निकालते हैं, उसके बाद फिर एक एपी बना देते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन सारे घुमा फिरा के सब यही चलेंगे। तो अब बेसिकली मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर चार ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपको ए निकालना मैं बताऊंगा, एन निकालना और डी निकालना और ए एन। फटाफट हम इसको कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि इन चारों में से अगर कोई एक चीज़ आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करना है जिससे आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें A7 है, D3 है, N8 है, AN फाइंड करना है। तो डायरेक्टली जो हमारे पास फार्मूला है AN का, वो फार्मूला आपने लगाया A प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पर देखो A की जगह आपने 7 पुट कर दिया, N की जगह 8 पुट कर दिया और D की जगह 3 पुट किया। इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है। 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21, यानी आपका जो आंसर आ गया 28 आ गया। तो ए एन निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट में ए दिया है, डी फाइंड करना है, एन फाइंड कर दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। तो फार्मूला अब तो आपको वही अप्लाई करना है। ए एन की जगह आपको 0 पुट कर लेना है। ए एन की जगह 0 आ गया, इक्वल्स टू ए की वैल्यू है -18 प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। आपको डी निकालना हो या एन निकालना हो तो पहले आप क्या करें, हमेशा इस ए को इधर शिफ्ट कर लें। इधर ऑलरेडी 0 है, 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर रह जाएगा 9D। तो इधर 18 बचा, 9 को आप यहाँ नीचे लाएं और डी की वैल्यू निकाल दें। डी की वैल्यू आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए ए एन की जगह आपने पुट करा, ये ए एन है यहाँ पर क्वेश्चन में, इधर ये ए एन दिया हुआ है आपको -5। अब ए एन की वैल्यू आपने पुट करी -5, ए आपको फाइंड करना है, एन हो गया 18 -1 इंटू में डी। डी की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के उसको यूज करें। अब यहाँ पर -5 इक्वल्स टू ए, इधर बचेगा 17। 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल आपको अच्छी तरह आती है। 17 3 जा 51, -51 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो +51 हो जाएगा और ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 46। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या दिया आपको, एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए आपको ए एन की वैल्यू 3.6 है, ए की वैल्यू -18.9 प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अब यहाँ पर एन फाइंड करना है तो इस ए को आप इधर शिफ्ट कर लें। ए तो जब भी आपको यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों में से कुछ भी फाइंड करना है, एन या डी फाइंड करना है तो आप इसको इस साइड शिफ्ट कर दें हमेशा। प्लस में 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू में 2.5। इसको आप
प्लस करें, 9 6 15 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12, 2 इधर आ गया, इधर से n माइनस वन इंटू में 2.5। अब 2.5 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 को आप इस साइड लाएंगे तो सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब यहाँ डेसिमल आप देख रहे हैं, दोनों में एक प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल है तो वो तो कैंसिल हो ही जाना है। 25 की टेबल में अगर आप देखेंगे तो 9 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। तो इस तरीके से ये दोनों की चारों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, जिसमें a हमने निकालना सीख लिया, n निकालना सीख लिया, d निकालना सीख लिया और an निकालना सीख लिया। अब हम इसके और जो क्वेश्चन हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उन पर चलते हैं। उनसे आपको बस ये समझना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निकालना इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। बाकी जो डी निकालने का तरीका भी आपको पता है। डी अगर आप निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आप किसी भी टर्म्स में से उससे पिछले वाली टर्म माइनस करेंगे, यानी ए एन में से आपने ए एन माइनस वन करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला है डी का। आप जैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, आप ऐसे भी डी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी टर्म्स में से उससे पीछे वाली टर्म को आपको माइनस करना है, आपका डी निकल जाएगा। तो बच्चों देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है राइट द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो एपी आपको दी है, इसकी 10th टर्म आपको फाइंड करनी है। अब 10th टर्म फाइंड करनी है, कोई सी भी टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए आपको पता, और एक उसका डी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर a तो आपको मिल ही गया, a की वैल्यू होगी -3। डी निकालने का तरीका अभी भी हमने डिस्कस किया। जो सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म है आपके पास -2 एंड 1/4, उसमें से माइनस करना है आपको -3। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 4 2 8 और 1 -9/4, माइनस माइनस +3, फिर इसका एलसीएम लेंगे आप, -9 प्लस में 12/4। तो d आपके पास आ गया 3/4, a आ गया -3। अब आपको 10th टर्म फाइंड करनी है, तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए आपको an का ही फार्मूला यूज करना है। वो क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह हो गया 10, n की जगह 10 माइनस 1d, यानी आप इसको ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा a10 को लिख सकते हो a प्लस 9d। ऐसे अगर आपके पास a100 आ गया तो उसको लिखो आप सीधा a प्लस 99d, a20 आ गया a प्लस 19d, a5 आ गया a प्लस 4d। इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये वाला स्टेप लिखने की कोई आपको जरूरत नहीं है। अब a की वैल्यू भी आपके पास है, d की वैल्यू भी आपके पास है, यहाँ पर आपको पुट करना है। a की वैल्यू -3 आ गई, d की वैल्यू 3/4। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 प्लस में 27/4, फिर यहाँ आप एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा -12 प्लस 27/4। माइनस करते हैं, 7 - 2 5 1 और 15/4। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, क्योंकि सीक्वेंस में देखो मिक्स फ्रैक्शंस यूज कर रहा है, तो सीक्वेंस में अगर मिक्स फ्रैक्शन यूज हो रहे हैं तो आपको भी आंसर मिक्स में ही रखना चाहिए। तो 4 3 12 एंड 3/4, तो 3 एंड 3/4 ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे यहाँ पर देखो, क्या ये सीक्वेंस जो इसने दिया हुआ ये एपी है या नहीं है। अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो देखो रूट के अंदर जो माइनस आप कर सकते हो, अगर रूट वाला रेडिकल पार्ट अगर सेम है तभी आप माइनस कर सकते हो। तो अगर आप इनिशियली यहाँ पर देख के पता लगाने की कोशिश करोगे कि एपी है या नहीं है तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप इसमें से इसको माइनस कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, जो रेडिकल पार्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितने उसके पेयर बना सकते हो उतने पेयर बना के उसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ जैसे √3 है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो अकेला ही रहेगा √3। आप √12 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 3। ऐसे 27 को आप लिखें 3 × 3 × 3। 48 को लिख देंगे आप 4 × 4 × 3। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। अब यहाँ पर पहली टर्म आ गया आपके पास √3। सेकेंड टर्म के लिए क्या करना है, 2 का पेयर कंप्लीट हो गया है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √3 हो गया। ऐसे फिर 3 √3, फिर 4 √3। अब रेडिकल पार्ट आपका सेम हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हो ये एपी है या नहीं है, और उसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि सभी के अंदर √3 है। तो ए की वैल्यू आपके पास √3 आ गई, और डी की वैल्यू आपके पास आ गई 2 √3 में से √3 माइनस करेंगे। रूट वाले नंबर्स को माइनस करना आपको आता ही होगा, तो उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको सिंप्लीफाई करना होता है, रूट को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 - 1 यानी 1 √3। 1 √3 को हम सिंपली √3 लिखते हैं।
तो आपके पास a भी √3 है, d भी √3 है। अब आपने a10 निकालना है, तो a10 निकालने के लिए मैं इसको सीधा लिखूंगा a + 9d। a की वैल्यू है √3 और d की वैल्यू है √3 ये भी। तो ये √3 हो गया, ये 9 √3 हो गया, नहीं टोटल मिलाकर आपके पास बन गया 10 √3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोनों में आपने 10th टर्म फाइंड कर ली। अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस के अगर आप एंड से स्टार्ट करेंगे तो उसकी 7th टर्म कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या आपको दिया हुआ, -5 -2 -2 +1 फिर 4, उसके बाद लास्ट जो टर्म आपको दी हुई है वो 85 दी हुई है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से अगर आप काउंट करें तो लास्ट टर्म आपकी कौन सी होगी, 7th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसके लिए जो फार्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कौन सा फार्मूला था, L - n - 1d। an वाला फार्मूला है, उसी की तरह कोई ज़्यादा आपको याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। an वाले फार्मूले में यहाँ पर a होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और इसमें आपको l करना है, प्लस की जगह माइनस साइन करना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर जो लास्ट टर्म है आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है आपके 85 और n क्या है, n मतलब 7th टर्म पूछी गई है आपसे पीछे से, तो 7, n की जगह 7 - 1। d की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, d की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, -2 में से आपको -5 को माइनस करना है, ये होगा -2 + 5 यानी 3 आ गई। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 3। 85 माइनस ये हो जाएगा 6 × 3 18, माइनस करें 15 - 8 7 7 - 1 6। तो जो पीछे से जब आप काउंट करेंगे तो इसकी जो टर्म आएगी वो आएगी आपके पास 67। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक एपी आपको यहाँ पर दी हुई है। इस एपी में पूछता है आपसे कि जो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन सी है, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते कहीं ना कहीं तो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। तो वो जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी वो आपसे पूछी गई है। तो देखो सबसे पहला काम तो आपका हमेशा यही है कि आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है वहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, और d की वैल्यू निकालने के लिए a2 में से a1 माइनस करेंगे, यानी 19 एंड 1/4 में से 20 को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लिया, 19 4 76 + 1 77/4 - 20। फिर यहाँ पर आपने 4 एलसीएम लिया, तो 77 - 80 यानी -3/4, ये आपका डी आ गया। अब यहाँ पर जो टर्म पूछी गई है नेगेटिव टर्म है, हम मान लेते हैं कि जो हमारी पहली नेगेटिव टर्म आ रही है वो है an। लेट an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब जो टर्म नेगेटिव होगी तो उसकी अगर आप वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू उसकी 0 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो 0 से छोटा ही होता है। इसका मतलब जो an आप निकालना चाह रहे हैं वो 0 से छोटा है, ये हमें इतना हद तक पता लग गया। अब यहाँ पर an का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + n - 1d < 0। a की वैल्यू 20 है तो 20 आपने पुट करी, n आपको भी फाइंड करना है, d की वैल्यू -3/4। इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 20, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4n माइनस प्लस 3/4। जो n आपको दिया हुआ है यहाँ पर, उस टर्म को अभी भी आप यहीं पर रखें, बाकियों को उधर शिफ्ट कर लेते हैं हम। बाकियों को उधर करते हैं तो आगे आपके पास -3/4n एंड <, अब ये 20 उधर जाएगा तो -20 हो गया, और प्लस 3/4 जाएगा तो -3/4 हो गया। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये आ गया 24 80, 80 - 3 यानी -83/4, ये बन गया, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस करना है। अब यहाँ पर देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो माइनस यहाँ पर आता है तो ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी में क्या होता है, आप ये माइनस साइन को यहाँ पर कैंसिल मत करो, ठीक है। माइनस साइन को ऐसे कैंसिल नहीं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसको ऐसे काट देते हैं। यहाँ पर आपको काटना नहीं है ऐसे। माइनस को हम कॉमन निकालेंगे, इस कॉमन निकालने पर क्या फर्क पड़ेगा, कॉमन निकालने पर ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है उसका लॉजिक समझ लें। जैसे आपके पास कोई टर्म है 2, और 2 जो है 7 से छोटा है, सबको पता है कि 2 7 से छोटा ही होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस अप्लाई कर दूँ,
अगर मैं -2 कर दूं और यहाँ -7 कर दूं तो अब दोनों में से छोटा कौन हो गया? अब दोनों में से छोटा जो है वो -7 हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। यानी माइनस आप कॉमन निकालें या माइनस आप उसमें लगाएं, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, जो साइन है इसका हमेशा आपको चेंज कर देना है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है तो 3/4 को आप उधर ले जाओ, तो n आ गया 83/4 इंटू में 4/3, ये कैंसिल हो गया, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 83 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, कितना बच गया? 2 बच गया, 3 7 जा 21, फिर उसके बाद 2 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। तो आपके पास क्या आ गया कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 27 एंड 2/3 है, यानी 27 पॉइंट समथिंग है, ये समझ लो कि n की वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग है, मतलब उससे बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे नंबर लाइन पर अगर आप इसको दिखाएं तो यहाँ पर 27 है और यहाँ 28 है, तो ये कह रहा है कि n की वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग यानी इससे बड़ी है। तो जब भी आप n की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि n की वैल्यू आपके पास जब भी आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और इंटीजर्स में वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर 27 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इससे बड़ी जो वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू की बात करेंगे, मान लो 27 पॉइंट समथिंग इधर आ रहा है आपका, तो इससे जब बड़ी वैल्यू आप लोगे तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी आपके पास? 28, यानी जो 28th टर्म होगी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप करोगे, यहाँ पर वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पर n आ जाता कि ग्रेटर देन 31 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी 32 है, यानी जो 32 नंबर पर टर्म आनी है वो आपकी पहली नेगेटिव टर्म बन जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ये कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इस एपी के अंदर कितनी टर्म है? एपी आपको दी है -1, -5/6 एंड -2/3, -1/2, इस तरह से सीक्वेंस आपको दिया हुआ है कहाँ तक? 10/3 तक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपी में कितनी टर्म है, कितनी टर्म है मतलब आपको क्या फाइंड करना है? आपको n इसका फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू ली आपने -1, d की वैल्यू निकाली, -5/6 में से माइनस करना है आपको -1 को, यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, 6 एलसीएम आ गया, -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है साइन, तो 6 1 जा 6, तो आपका d आ गया यहाँ पर 1/6। a भी हमारे पास आ गया, d भी हमारे पास आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना था? an भी आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर, n आपको फाइंड करना है। तो an का फार्मूला लगाएंगे हम, स्टार्टिंग वाला जो हमने किया था डिस्कस। an की जगह आ गया 10/3, a की जगह -1, n फाइंड करना है, d की जगह 1/6। पहले इस -1 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, +1, एलसीएम लिया यहाँ पर 3, 10 + 3, क्या आ गया? 13/3, 13/3, और जो 1/6 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब आप इधर लाएंगे तो ये 6/1 बन गया, 3 2 जा 6, ये आ गया 26। अब -1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 27, यानी इस AP जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इस AP के अंदर टोटल मिलाकर 27 टर्म्स है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है थर्ड टर्म ऑफ AP इज 12, तो थर्ड टर्म यानी A3 आपको दी हुई है यहाँ पर 12 एंड द सेवंथ टर्म इज 24, A7 दिया हुआ आपको 24। अब यहाँ पर देखो जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है an का, उसमें क्या होता है n-1d होता है। तो यहाँ पर जब A3 को आप लिखेंगे तो सीधा आप इसको a + 2d लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, A10 लिखा था हमने a + 9d। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको जो टर्म दे रखी है उस टर्म को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, इससे आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। A7 को ऐसे आप लिखें a + 6d 24, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो। दोनों इक्वेशंस को नीचे लिखो,
तो यहाँ पर देखो a का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाली टर्म को। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा -4d, इधर से आ गया -12, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 3। अब d की वैल्यू आपने पुट कर देनी है फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी आप पुट करना चाहें। तो अगर हम फर्स्ट से लेते हैं तो आपके पास आ गया a + 2d, d की वैल्यू 3 आ गई, तो a प्लस में 6 = 12, 6 को उधर ले जाके हमने माइनस किया, a की वैल्यू आ गई 6। अब a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, तो आप सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे a10, तो a10 का मतलब हो गया a + 9d, a की वैल्यू आ गई 6 और d की वैल्यू है 3, तो यहाँ आ गया 27 + 6, यानी आंसर आ गया आपका 33। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है x y z आर इन AP, देन शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 4x y z। अब कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा दिया होता है कि 3 टर्म आपको AP में दिए, तो AP का मतलब क्या है, जो उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं y - x इक्वल्स टू z - y, ये डिफरेंस हो गया इनका, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ से भी आप d निकाल रहे हैं, यहाँ से भी आप d निकाल रहे हैं, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, y वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2y = x + z। तो कभी भी आपको 3 टर्म अगर दे रखी है कि 3 टर्म AP में है, तो मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट के हमेशा सम के बराबर आएगा। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको प्रूव करना है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, ये x + 2y - z, x + z - y एंड z + 2y - x, इसको हमें प्रूव करना है 4x y z के बराबर। तो ये रिजल्ट आपके पास है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है आप उस तरीके से उसको आप यूज करें। अब यहाँ पर देखो 2y की जो वैल्यू है, इस 2y की वैल्यू की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x + z, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा x तो यहाँ है ही, इधर हो गया x + z - z, इधर क्या करते हैं हम x + z की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, x + z की जगह क्या आ जाएगा, 2y आ गया, 2y - y। इधर हम क्या करें, यहाँ भी आप 2y की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो z + 2y की जगह हो गया x + z - x। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x, यहाँ से 2y - y करेंगे, y आ गया, इधर से देखो x से x कैंसिल हो गया, 2z आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया 4x y z। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस दिखने में लग रहा था बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है x 2x + 1 एंड 3x + 2 आर फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म निकालनी है आपको, तो आपको सिंपली इसमें d की वैल्यू निकाल लेनी है बस। फर्स्ट टर्म तो आपको दे ही रखी है, d की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, तो ये आ गया x + 1। अब जो चौथी टर्म निकालनी है, चौथी टर्म निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो तीसरी टर्म है उसमें d को आप ऐड कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो तीसरी टर्म क्या है आपके पास 3x + 2, उसमें d आपने ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 4x + 3। या आप ये भी कर सकते हो कि इसमें आप सिंपल अगर फार्मूला लगा के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। फार्मूला हो गया a4 का a + 3d, तो a की वैल्यू आपके पास है x, d की वैल्यू आ गई आपके पास x + 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ गया 3x + 3, तो x + 3x हो गया 4x + 3। तो जैसे भी आपको आसान पड़ता है उस तरीके से आप इसकी फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे हैं इस पूरे वीडियो में, वो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने 10th क्लास के लेवल में भी सॉल्व किए होंगे। अब थोड़ा सा हम लेवल अपना इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अब आप नेचुरल 11th क्लास में आ गए, आपका लेवल बढ़ा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब कहते हैं यहाँ पर इफ एन AP इफ mth टर्म इज n, जो उसकी AP की mth टर्म है, m फॉर मंकी, जो mth टर्म है वो आपको n दी हुई है, तो यानी क्या दिया हुआ है आपको am की वैल्यू दी हुई है n, एंड nth टर्म इज m, nth टर्म का मतलब हो गया an, ये दिया हुआ है आपको m, where m is not equals to n, then find the pth term and m plus nth term। तो ये दो टर्म हमें फाइंड करनी है, इसको तो बाद में हम देखेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आपको क्या काम करना है, a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। मोस्टली क्वेश्चन में इस तरह की जब भी इक्वेशन बनेगी आपको a और d चाहिए। तो यहाँ पर am का फार्मूला लगाते हैं a + m - 1d
इक्वल्स टू एन, यहाँ गया ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू एम। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे जब भी इक्वेशन बनेगी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाओ और इनको सिंप्लीफाई करो। ये हो गया ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल्स टू एन, यहाँ से इसको लेंगे आप ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू एम। दोनों इक्वेशन बनेगी तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, उसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ से साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो टर्म है इसमें भी डी कॉमन है, ये वाली टर्म है इसमें भी डी कॉमन है, यानी डी को तो आपको कॉमन रखना ही है। ठीक है, अंदर क्या आएगा इसके अंदर, ऊपर से तो आ गया m माइनस वन। अब नीचे जो ब्रैकेट में हमने क्या किया, ब्रैकेट में हमने साइन चेंज कर दिया। साइन पहले प्लस था, अब साइन क्या है इसका माइनस है। तो किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन क्या करने हैं आपको, चेंज करने नहीं करने। तो यहाँ n को आपको चेंज कर देना माइनस n में, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वन। इस तरह से आ गया, इधर से आ गया n माइनस m, यहाँ से ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, ये हो गया m माइनस n। अब यहाँ पर m माइनस n है, वहाँ n माइनस m है, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तो सीधा कर देते हैं। सीधा कैसे करोगे आप, माइनस कॉमन निकाल दो। माइनस कॉमन निकालने पर क्या होगा, m तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, और माइनस n ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको बाद में लिख दिया। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कंफ्यूज नहीं होना, माइनस n प्लस n, मतलब इसका यही है। मैंने बस क्या किया, m को पहले लिख दिया, n को अब मैंने बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी बन जाएगी, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वन। अब d की वैल्यू आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमें a की वैल्यू भी चाहिए अभी। तो a प्लस m माइनस वन इंटू में माइनस वन इक्वल्स टू n। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया a माइनस एम प्लस वन इक्वल्स टू n। इन दोनों को उधर शिफ्ट किया, a की वैल्यू बन गई, क्या बनेगी, m को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, n भी ऑलरेडी वहाँ प्लस में है, वन को लास्ट में लिखता हूँ मैं, m प्लस n माइनस वन। a की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू ये आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया, pth टर्म पूछी गई है। pth टर्म का मतलब आपसे ap पूछा गया है, ap ये वाला ap, ठीक है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला नहीं। तो ap का फार्मूला क्या बन गया, a प्लस पी माइनस वन डी। अब यहाँ a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह तो ये आ गया m प्लस n माइनस वन, p माइनस वन इंटू में d, d की वैल्यू क्या है माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई किया आपने, m प्लस n माइनस वन, प्लस में माइनस वन को p से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p आ गया, माइनस माइनस प्लस वन, इससे ये कैंसिल, तो आंसर बना m प्लस n माइनस p। समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद पूछा है m प्लस nth टर्म, तो आप यहाँ पर क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर m प्लस n करना है, मतलब n की जगह बस आपको ये रखना है और कोई टेंशन मत लो। अब फार्मूला तो वही रहेगा, a प्लस n की जगह ये आ गया m प्लस n माइनस वन डी। a की वैल्यू आपने निकाली रखी है, m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन इंटू में d की वैल्यू माइनस वन। अब आप यहाँ पर देखो m प्लस n माइनस वन माइनस m माइनस n प्लस वन, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया आपका 0। समझ में आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास MCQs क्वेश्चंस होते हैं, वन मार्कर क्वेश्चन होते हैं, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि nth टर्म n के बराबर है और nth टर्म m के बराबर है, तो उसका जो सम करने पर टर्म आएगी हमेशा 0 आएगी। नहीं समझे, देखो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरी फिफ्थ टर्म मान लो 4 है और फोर्थ टर्म मान लो 5 है, ठीक है, mth टर्म n है और nth टर्म m है, तो मैं अगर इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 4 9 हो गया। तो a9 की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, a9 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप ये वाली जो ट्रिक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है a b c are pth qth and rth term of an ap and prove that this is equals to 0। अब आपको यहाँ पर तीन चीज क्या दी है, a कह रहा है कि pth टर्म है, pth टर्म मतलब ap आपको दे दिया इसने a, qth टर्म ये हो गया b और rth टर्म ये हो गया c। तो सभी में आप पहले an का फार्मूला यूज कर लो, क्या है a प्लस
n की जगह यहाँ पर क्या है p है, तो आप यहाँ लिखेंगे p माइनस 1d। अब यहाँ पर देखो स्मॉल ए यहाँ भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो ए यूज करोगे आप AP वाला ए जो है उसको कैपिटल कर लो, क्योंकि स्मॉल ए दोनों ए हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे आप यहाँ से करोगे ए प्लस, फिर यहाँ पर कैपिटल ए लेना है, ए प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल्स टू बी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ए प्लस आर माइनस 1d इक्वल्स टू सी। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो जो ब्रैकेट में दिया हुआ है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस डी, इसके हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी यानी इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो गया a प्लस p माइनस 1d इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1d इक्वल्स टू b। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल। यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सिंप्लीफाई करना है, d दोनों में कॉमन है, तो ऊपर से तो p माइनस 1 आ गया, नीचे से माइनस क्यू प्लस 1 आ गया, इधर से रह गया a माइनस बी। अब यहाँ से देखो आप, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, p माइनस क्यू डी, इसकी वैल्यू आ गई a माइनस बी। अब आपको देखो a माइनस बी चाहिए यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आपने ये निकाल दी, इसको ही छोड़ते हैं। अब ऐसे ही अगर आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर मैं पूरा सॉल्व ना करके ये पैटर्न फॉलो करूं तो क्या बन रहा है, देखो p माइनस क्यू डी, इसमें से जब इसको माइनस किया तो p माइनस क्यू हो गया, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर q माइनस आर डी, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा b माइनस सी। ऐसे ही अगर आप निकालोगे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके, अब थर्ड में से आपको फर्स्ट को माइनस करना है, तो यहाँ से आएगा r माइनस पी इंटू में d इक्वल्स टू सी माइनस ए। किस में से किसको माइनस करना है, हमेशा इसका ध्यान रखना है कि आपको पुट कैसे करना है। a माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ गई, b माइनस सी की वैल्यू आ गई, c माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को आपको इसमें पुट कर देना है। क्या है यहाँ पर p b माइनस सी, b माइनस सी की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ q माइनस आर इंटू में d, प्लस में q c माइनस ए की वैल्यू ये आ गई r माइनस पी इंटू में d, प्लस r इंटू में a माइनस बी की वैल्यू है p माइनस क्यू इंटू में d। इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या प्रूव करना है, इतना सारा कुछ काम करेंगे, सारा कुछ कर बुरा के इसको प्रूव करना है कि ये जीरो के बराबर है, लेकिन नंबर आपको जीरो नहीं मिलेंगे, नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। अब यहाँ देखो P और ये D ये बाहर है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा PQD, फिर यहाँ करते हैं बन गया PRD प्लस QRD माइनस QPD प्लस RPD माइनस RQD। अब यहाँ पर देखो सब कुछ कटने वाला है, PQD प्लस में है और PQD माइनस में है, ये इससे कैंसिल हो गया, PRD माइनस PRD प्लस QRD माइनस, सारा कुछ कट गया, तो क्या बचेगा, बाबा जी का टुल्लू, यानी तो सब कुछ कट गया तो क्या बचेगा आपके पास, जीरो। तो प्रूव हो गया इसी तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर कहता है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन दीज टर्म्स आर इन AP, ये तीनों टर्म AP में है, तो आपको प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स भी AP में है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो तीन टर्म आपको AP में दी हुई है, इसने b प्लस सी अपॉन में a, c प्लस a अपॉन b एंड a प्लस b अपॉन c आर इन AP। अब यहाँ पर ये तीन देखो, ये जो रेशोज है, इन रेशोज में अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंडो यूज करूँ, एक टर्म होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर आपने सुना हो तो। कंपोनेंडो में क्या होता है, अगर आपके पास कोई ये दो रेशो बराबर हैं तो इसमें क्या करते हैं आप, अगर डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन में डी, तो भी ये रेशो बराबर रहती है, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। और अगर यहाँ पर कंपोनेंडो एक डिविडेंडो एक टर्म होती है, वो क्या होता है, उसमें क्या होगा, अगर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये भी यूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ कंपोनेंडो है,
और ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कंपोनेंडो आप यूज करें। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आपने अगर आप इसको ऐड कर देते हैं ऐसे, तो भी जो ये सीक्वेंस आएगा ये एपी में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेशो पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पर रेशो पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर रेशो इसकी वही की वही रहनी है, तो इसलिए जो सीक्वेंस आएगा ये भी एपी में हो गया। अब जो इसका न्यूमरेटर है देखो सारा सेम आ गया, उसको आप कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकाल देंगे मतलब तीनों में से आपको उसको हटा देना है, तो आपके पास क्या बच गया, 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए बी। तो ये आप ऐसे बड़े इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसको अगर हम वैसे करते हैं कि भाई इसका डिफरेंस लेंगे इसका डिफरेंस लेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आप इसमें ये तरीका यूज़ करें, बहुत आसान तरीका रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि शो दैट a² b² c² आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ दिस आर इन ए पी। मतलब ये आपको शो करना है कि ये वाली टर्म अगर ये ए पी है तो ये भी ए पी होगी, और अगर ये ए पी है तो वो भी ए पी होगी। मतलब दोनों से एक दूसरे को प्रूव करना है, इससे उसको प्रूव करना है, उससे आपको इसको प्रूव करना है। कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है कि आपको पॉजिटिवली प्रूव करना है और फिर उसका कन्वर्स है वो भी आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो पहले हम इसको लेके चलते हैं कि अगर ये ए पी में है, इफ 1/b + c एंड 1/c + a 1/a + b आर इन ए पी। अगर ये एपी में दिया हुआ है तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस, और इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करने का यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये a² b² c² ये टर्म्स लानी है। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं 1/c + a - 1/b + c इज इक्वल्स टू 1/a + b - 1/c + a। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये भी डिफरेंस आ गया, ये भी डिफरेंस आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर c + a इंटू में b + c, ऊपर इधर आ गया b + c -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। सेम आप यहाँ पर करो, एलसीएम लो अपने यहाँ पर, इधर से आ जाएगा c + a - b। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में यहाँ पर c + a आ रहा है, यहाँ भी c + आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में इधर ये कैंसिल हो गया, यानी ये बच गया b - a, इधर से बच गया b + c, इधर से आ गया c - b अपॉन में a + b। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया ab प्लस में b² - a² - ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया bc - b² प्लस c² - bc। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जो b² वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लेना, या आप सीधा ये लिखो b² - a² और इसको लिख दो आप c² - b²। अब आपको क्या प्रूव करना था कि ये तीनों टर्म्स AP में है। अगर ये तीनों टर्म्स AP में होंगी तो जो इनका कॉमन डिफरेंस है b² - a² ये आ गया, और c² - b² ये आ गया। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों बराबर आपने दिखा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a² b² एंड c² है ये AP में है। ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे इसको प्रूव करना है कि ये अगर AP में है तो ये भी AP में है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये AP में है, if a² b² c² आर इन AP, then b² - a² इक्वल्स टू c² - b², क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप आइडेंटिटी यूज करें, b - a इंटू में b + a इक्वल्स टू c - b इंटू में c + b। अब क्या करो, देखो यहाँ जो पैटर्न बना था उस तरह से बना लो बिल्कुल। यहाँ पर जो प्लस वाली टर्म्स हैं ये नीचे हैं, तो इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, b - a अपॉन में c + b और c - b अपॉन में b + a। उसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मेट को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इससे फिर इसको कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर आ जाओगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये AP में है। तो बस इसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना है, यानी क्या करना है आपको, b - a को आप ऐसे लिख देंगे, एक बार c आप अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे इधर करते हैं, c में एक बार a आपने ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया b + a।
अब यहाँ पर नीचे देखो क्या हमने काटा था c प्लस ए, तो c प्लस ए आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और बैलेंस करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है आपको, अब ये वाली जो टर्म्स थी इनको आपको अलग अलग कर देना है और इस फॉर्मेट में लिख लेना है इसको। अब इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे आप, ये वाली जो टर्म है इसमें से आपने क्या करना है, यहाँ पर b प्लस सी इसको आपको अलग कर देना है, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो c प्लस ए, और जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर अगर मल्टीप्लाई में है तो वो इस टर्म के साथ अलग आ जाएगा, इस टर्म के साथ अलग आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहां करना है, ठीक है। पता है नहीं कैसे अलग आ जाता है, मान लो आपके पास जैसे है 7 माइनस 5 अपॉन में 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 7 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2। दोनों टर्म्स को हम सेपरेट करके डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देते हैं। और सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, स्पेस की जरा प्रॉब्लम है। नीचे आ जाएगा b प्लस ए इंटू में c प्लस ए, माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, a प्लस बी अपॉन में b प्लस ए इंटू में c प्लस ए। अब यहाँ पर देखो b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन c प्लस ए, माइनस इधर से c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c प्लस बी। ऐसे यहाँ से c प्लस ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बी प्लस ए, इधर से a प्लस बी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन c प्लस ए। तो यहाँ से जो तीनों टर्म थी आपके पास, इसमें से इसका डिफरेंस हमारे पास आ गया, इसमें से इसका डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब ये वाली तीनों टर्म्स भी AP के अंदर हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनसे। यहाँ कह रहा है AB आर पॉजिटिव रियल नंबर, शो दैट द सीक्वेंस log A log AB log AB स्क्वायर इज एन AP। तो पहले तो हमें इसको शो करना है कि ये AP में है। तो AP में शो करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें D को बराबर दिखा देना है। तो D हम इन दोनों से जब निकालते हैं उसको मैं D1 ले लेता हूँ, तो log AB में से आपको माइनस करना है log A को। अब यहाँ पर जो log की प्रॉपर्टी, अगर आपने जो log वाला मेरा वीडियो देखा हुआ है जरूर देखना, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो log AB में से log A को माइनस करेंगे, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है log AB अपॉन में A से A कैंसिल हो गया, ये बन गया log B। तो पहले वाली दो टर्म से डिफरेंस ये आ गया, अगली दो टर्म से भी डिफरेंस निकालते हैं, उसको D2 लिख लेते हैं, ये आ गया log AB स्क्वायर माइनस log AB। फिर से आपने log की प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये आ जाएगा log AB स्क्वायर अपॉन में AB, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये भी आ गया log B। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है दोनों कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक AP तो है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये AP है। अब ये और प्रूव करना है कि इसकी शो करना है कि इसकी जो जनरल टर्म है वो यहाँ पर क्या है। जनरल टर्म का मतलब होता है an आपको निकालना है। an की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू आपके पास है ही, जो फर्स्ट टर्म है log a हो गया, n माइनस 1, d कितना निकल रहा है हमारा log b निकल रहा है, यहाँ पर आ गया log b। अब यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो इन दोनों को आप इकट्ठा कर दो। इकट्ठा लेकिन कैसे करेंगे, पहले इस पावर को इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे क्या होगा, log के साथ कोई नंबर आगे मल्टीप्लाई होता है तो ये पावर में शिफ्ट हो जाता है, log b की पावर n माइनस 1। अब दोनों ये प्लस में है तो आप इनको अब इकट्ठा कर सकते हो, log a b की पावर n माइनस 1। अब ये आपका nth टर्म निकल गया यहाँ से। अब इसकी हेल्प से आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, और आई होप कि जो an वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।